हेलो नमस्कार दोस्तों, महामना कोचिंग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम आज कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हम ये समझ लेते हैं कि हिस्ट्री चैप्टर 1 में कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से सब टॉपिक हैं जिन्हें हमें कवर करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से इमर्ज होकर के सामने आता है, कैसे नेशनलिज्म का जन्म होता है यूरोप जैसी कॉन्टिनेंट में। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है ना, इन सारी कंट्रीज में किस तरीके से नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं उसकी भावना उभर करके सामने आती है। आपको पता है कि नेशनलिज्म ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है जिसे हम टच कर सकते हैं। नेशनलिज्म बेसिकली हमारी एक फीलिंग है जो अपने देश के लिए हमारे अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करती है। ठीक है, तो उसी नेशनलिज्म की भावना यूरोपियन कंट्रीज में कैसे आती है इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट वाइज एनालिसिस, इस चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स के पॉइंट वाइज एनालिसिस आप लोगों को दिए जाएंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, असर्शन रीजन है, जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। सब टॉपिक 1 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। आपको पता होगा जैसे ही आप हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 ओपन करेंगे आपको वहां पर एक पेंटिंग दिखेगी। वो पेंटिंग है फ्रेडरिक सोरियो की। किसकी पेंटिंग है? फ्रेडरिक सोरियो की। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में इसके बाद हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले हम ये देख लेते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक, तो चैप्टर तो हमारा वहां से स्टार्ट होता है। सब टॉपिक 1 हमारा क्या है? सब टॉपिक 1 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वही फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो आपने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। क्लास 9 की बुक आप ओपन करिए, वहां भी आप देखिए आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है। अगर आपने क्लास 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा है तो वहां से आप सब टॉपिक 1 को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि क्लास 9 का वो चैप्टर आप पढ़िए जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसे आपके क्लास 9 की बुक से एक बार आपको रिवाइज करना होगा। उसमें बेसिकली बताया क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस क्या थे, उसके बाद किस तरीके से लुई 16 को हटाया गया, रेवोल्यूशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्यों हुआ एग्जैक्टली, और लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या निकला। और सबसे मेन चीज, यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनके ऊपर रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ऐसा माना जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने पूरे वर्ल्ड को पहली बार बताया नेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके पहले नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सब टॉपिक नंबर 2 है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म बनता है। इसे में हम पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सब टॉपिक 3 है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। तो 1830 से लेकर के 1848 कितने साल हो गए? लगभग 18 साल। तो 18 साल का ये जो टाइम पीरियड था इसको बोला जाता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ड्यूरेशन में बहुत सारी कंट्रीज में रेवोल्यूशन हो रहा था। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से सबके रेवोल्यूशन के मायने थे, जो जिसको जैसा समझ में आता था वो उस तरीके से अपने कंट्री में रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करता था। सब टॉपिक 4 है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अच्छा, जर्मनी और इटली को यहाँ पर बनाया जाएगा। मतलब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि किस तरीके से जर्मनी और इटली को बनाया गया। तो बनाने का मतलब तो ये हो गया ना कि इसका मतलब ये पहले अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहा होगा, फिर उसको एक किया गया होगा। किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, कौन सी स्ट्रेटजी लगाई, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड
इटली। ये सारे सब टॉपिक आपके कनेक्टेड किससे हैं? नेशनलिज्म। ठीक है, सब टॉपिक नंबर 5, विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन में ये है कि जैसे आपको पता होगा कि किसी नेशन को शो करने के लिए सबके अपने अपने सिंबल्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भारत माता को माना जाता है राष्ट्रवाद का प्रतीक, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक, हाँ वो भारत माता है। उसी तरीके से उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में नेशन को विजुअलाइज करने के लिए अलग अलग फीमेल्स स्ट्रक्चर को माना जाता था कि ये जो है ये नेशन को यहाँ पर शो कर रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फीमेल थी जिनको ऐसे विजुअलाइज किया जाता था। उनके 2 नाम थे, उन 2 नामों को भी हम देखेंगे। ठीक है, कि वो 2 नाम थे जिन्हें ये माना जाता था कि ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया विजुअलाइजिंग द नेशन। उसके बाद लास्ट सब टॉपिक इस चैप्टर का है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म आपको यहाँ से यहाँ तक में बिल्कुल समझ आ जाएगा। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, यानी अपनी बॉर्डर या अपनी टेरिटरी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करना ही क्या होता है? इंपीरियलिज्म। तो ये सारे सब टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले जब आप चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगी एक पेंटिंग, द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, ये पेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1848 में जब ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई तो ये नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन कि यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उस पर जो कंट्रीज हैं वो किस तरीके से नेशनलिज्म को गेन करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है, और लगातार आगे भी बढ़ रही है, और काफी लंबी लाइन लगी हुई है कंट्रीज की जो नेशनलिज्म के रेस में आगे जाना चाह रही है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं चलिए कि फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी उस पेंटिंग का मोटिव क्या था, उस पेंटिंग में कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे उस पेंटिंग में मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन मतलब एक बहुत लंबी सी आपको लाइन दिखाई देगी, काफी लंबी लाइन, जैसे राशन के शॉप पे या फिर वोटिंग में आपने देखा होगा बूथ पे एक बहुत लंबी सी लाइन लगी होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको उस बुक में भी दिखाई देगी एक बहुत लंबी सी लाइन, जिसको जब आप ऐसे देखोगे तो उसका एंड नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो लाइन लास्ट तक गई है और उसके पीछे भी और लाइन लगी हुई है जो उस पेंटिंग में आना पॉसिबल नहीं था। तो एक बहुत लंबी सी लाइन है, वो लाइन है किसकी? वो उसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे आदमी हैं, मेन हैं, विमेन हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेन और विमेन नहीं है एक्चुअली। वो किसको शो कर रहा है? वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कंट्री है और हर कंट्री अपने अपने फ्लैग को लेकर के लाइन में लगी हुई है। तो मतलब आप जो उसमें मेन विमेन को देख पा रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपको वहां पर सफेद कलर की एक प्रतिमा दिखाई देगी, एक स्टैचू दिखाई देगी जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से वो जो लाइन है लोगों की वो गुजर रही है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में पहले फीमेल्स को लॉ, लिबर्टी, राइट्स इन सब का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। मतलब अगर किसी को ये दिखाना है कि कोई लॉ है, कोई राइट है, किसी तरीके का कोई न्याय है, नेशनलिज्म की फीलिंग है, उन सभी चीजों को दिखाने के लिए ये लोग यूज करते थे किसका? फीमेल्स पिक्चर का। ठीक है, तो फीमेल्स पिक्चर का यूज करते थे, तो वही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या होता है? लिबर्टी मीन्स एक आप समझ सकते हो फ्रीडम। ठीक है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो वहां पर है। अच्छा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है टॉर्च और दूसरे हाथ में है राइट्स ऑफ मैन। एक हाथ में है टॉर्च। टॉर्च किस चीज को शो कर रहा है? टॉर्च ये शो कर रहा है कि ज्ञान का प्रकाश उदय हो चुका है लोगों में। ठीक है,
एनलाइटमेंट को शो कर रहा है। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय होना, राइज ऑफ नॉलेज, उसी को बोलते हैं एनलाइटमेंट। और दूसरे हाथ में है राइट्स ऑफ मैन। तो राइट्स ऑफ मैन क्या शो कर रहा है कि किस तरीके से लोगों के जो अधिकार है उसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है प्रिजर्व करेगी, किस तरीके से वो सेव करेगी अपने पास, ठीक। तो उसके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में है राइट्स ऑफ मैन। आ जाइए उसके बाद सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क फॉलन ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब है आप उस पिक्चर में देखेंगे कि बहुत सारी कुछ कूड़े कबाड़े जैसा जमीन पर गिरा हुआ है। तो वो क्या है, जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कुछ जूते हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ क्राउन्स है, ऐसा कुछ आपको वहां पर सिंबल्स शो होगा फिगर में, ठीक है। उसका ये मतलब है कि किस तरीके से अब, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को लोग होमेज देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में एनलाइटमेंट आ गया है। तो जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क है, जो मोनार्की सिस्टम था, जो निरंकुश शासन था लुई 16 का और बहुत सारे ऐसे अदर जो किंग थे उस टाइम पर, उनका जो वो सिस्टम था वो पूरे तरीके से क्या हो गया है, ध्वस्त हो गया है, मतलब खत्म हो गया है। समझ आई बात? तो उसको कैसे शो किया गया पिक्चर में कि बहुत सारे जो सिंबल्स है, जैसे मुकुट है, कपड़े हैं, उनके जूते हैं, बेल्ट है, और जो भी वो कुछ पहनते थे अपनी साज सज्जा के लिए, डेकोरेशन के लिए, है ना, अपने मेकअप के लिए, वो सारी चीजें जमीन पर गिरी हुई है ना। तो जमीन पर देख के ही समझ में आता है कि अब इसका डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क फॉलन ऑन द ग्राउंड क्या शो कर रहा है, डिक्लाइन शो कर रहा है। किसका डिक्लाइन शो कर रहा है, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क का। फिर आप देखेंगे उस पिक्चर में ब्लेसिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट एंजल्स, ठीक। उसमें आप देखेंगे कि वहां पर ऊपर जीसस क्राइस्ट बने होंगे उस पिक्चर में, और बहुत सारी एंजल्स हैं आसपास में, ठीक है। और जीसस क्राइस्ट के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी। तो वो क्या कर रहे हैं, नीचे ये जो लॉन्ग ट्रेन लाइन में ये जो लोग लगे हुए हैं, जो कंट्री लगी हुई है लाइन में, किस लिए लगी हुई है, फ्रीडम के लिए लगी हुई है, उसको जीसस क्राइस्ट और सारे एंजल्स आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से कि जाओ जाओ तुम लोग लिबर्टी लो, फ्रीडम लो, एनलाइटमेंट करो, नॉलेज का एनलाइटमेंट करो, अपने अपने राइट्स को लो, ठीक है। तो वहां से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे मैंने बताया मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, वहां पर आपको ये दिखाई देगा कि जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कुछ कंट्रीज ने पास आउट कर लिया है। मतलब अगर यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो कुछ कंट्रीज इसके बगल से ऐसे जा चुकी है, कुछ है जो पहुंच रही है, कुछ है जो पहुंच चुकी है, ठीक है। उसमें कौन है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुकी है। मतलब अमेरिका और स्विट्जरलैंड को क्या मिल चुका है, लिबर्टी मिल चुका है, यानी उनको फ्रीडम मिल चुका है। और वहीं आप देखेंगे फ्रांस, ट्राई कलर फ्लैग होगा, ब्लू, रेड और व्हाइट कलर में। तो वो जो फ्लैग है वो जस्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बगल में अभी पहुंचा है, मतलब वो इस लिबर्टी को वो पा चुका है, जस्ट वो अभी अभी पहुंच रहा है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो है वो लाइन में लगी हुई। तो बेसिकली अब चलिए समरी समझते हैं इस पेंटिंग का मोटिव क्या है। इस पेंटिंग में यही दिखाया गया है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में एनलाइटमेंट हो चुका है, ज्ञान का प्रकाश उदय हो चुका है। अब सबको ये पता है, सबको ये चाहिए, क्या चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और कोई भी मोनार्की नहीं चाहता अपने यहाँ, और मोनार्की हो भी तो वो लिमिटेड हो, कंट्रोल्ड हो, जो अपने प्रजा के हित को ध्यान में रखे, ठीक है। फिर उस पिक्चर में आप देखेंगे कि सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो है बहुत सारे सिंबल्स जो है वो गिरे हुए हैं। इसका मतलब मोनार्की का डिक्लाइन हो चुका है, एब्सोल्यूटिस्ट का डिक्लाइन हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स में आप देखेंगे जीसस क्राइस्ट और बहुत सारे जो एंजल्स हैं वो आसमान से क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर से सीधा सीधा नेशनलिज्म को शो करना था, और नेशनलिज्म भी किस कॉन्टेक्स्ट में, कि राष्ट्रवाद लोगों में भावना कैसे जागती है, और उस भावना के जागने के बाद
लोग लिबर्टी के लिए किस तरीके से कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पेंटिंग का यही मोटिव है कि किस तरीके से लोग कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, इस पेंटिंग का इंपॉर्टेंस भी बहुत है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, तो इस पेंटिंग को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा।